सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम चैप्टर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का हम प्रोसेस कर रहे थे। तो अब इस प्रोसेस को एक ब्रीफ में दोबारा से प्रॉपर डिटेल में समझा रहा हूं। पहले हमने इंट्रो की थी, अब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन प्योर फॉर्म। तो डीएनए को आइसोलेट करना है प्योर फॉर्म के अंदर। किस प्रकार से करना है डीएनए को आइसोलेट? मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी हमें कोई पर्टिकुलर जीन चाहिए। जैसे मैंने आपको जुगनू की एग्जांपल दी थी, जुगनू यानी कि फायर फ्लाइज। तो फायर फ्लाइज की वो जीन चाहिए हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक आउट द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म and treat that cell with cellulase enzyme, hemicellulase enzyme, pectinases, chitinases, RNase, प्रोटियोसिस इसेट्रा। तो हम क्या करेंगे कि जो सेल हमने लिया है जुगनू में से या उस ऑर्गेनिज्म में से जिसकी जीन चाहिए हमें, हम उस सेल को सेल्यूलेस, हेमीसेल्यूलेस, पैक्टिनेसिस, काइटिनेसिस इस तरह के एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं ताकि उसकी अगर कोई सेल वॉल है, अगर उसकी कोई सेल वॉल है तो वो सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाए। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाए। उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाए। क्लियर? अब इसके बाद जो एंजाइम्स है आरएनएस, तो अगर उस सेल के अंदर कोई आरएनए या राइबोसोम्स है उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, या प्रोटियोसिस हम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारे एंजाइम के साथ ट्रीट करने के बाद हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या? डीएनए के फ्रैगमेंट्स बचेंगे। डीएनए फ्रैगमेंट्स, ओनली डीएनए फ्रैगमेंट्स। लेकिन वो फ्रैगमेंट्स क्या होंगे? रैंडम फ्रैगमेंट्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि रैंडम फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है। तो वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स क्या होंगे? रैंडम फ्रैगमेंट्स। लेकिन हमें डीएनए कौन सी फॉर्म में चाहिए? प्योर फॉर्म में चाहिए हमें। तो अब उस डीएनए फ्रैगमेंट्स को एक बीकर में डाल के, एक बीकर में लेके, मान लीजिए ये क्या है? डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। इन डीएनए के फ्रैगमेंट्स को एक बीकर में लेके हम चिल्ड इथेनॉल के अंदर पोर कर देंगे। इसको चिल्ड इथेनॉल के अंदर, एक बीकर के अंदर क्या लिया हुआ है हमने? चिल्ड इथेनॉल ली हुई है। चिल्ड इथेनॉल। जब हम इस बीकर को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसके कंटेंट्स को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो हमें डीएनए विजिबल हो जाएगा। डीएनए का एक फाइन थ्रेड विजिबल हो जाएगा। तो ये डीएनए क्या आ गया हमारा? डीएनए इन प्योर फॉर्म। डीएनए इन प्योर फॉर्म। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? अकम्प्लिश हो गया। अब हमारे पास जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में आ चुका है। तो वी हैव ऑब्टेन्ड डीएनए इन प्योर फॉर्म। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? हमें सारा डीएनए नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जुगनू की सिर्फ लक्स जीन चाहिए थी।
क्लियर। तो यहां पे हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उसको आइसोलेट करना। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया। हमारे पास जो डीएनए आ चुका था फर्स्ट स्टेप में, डीएनए इन प्योर फॉर्म, उस डीएनए के हम सबसे पहले फ्रेगमेंट्स करते हैं। क्लियर। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट से पहले एक पॉइंट और आएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए जो सेकंड स्टेप में लिख गया था, ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप एक्चुअली, सॉरी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप, ये वाला बाद में करते हैं इसको डिस्कस। तो सेकंड स्टेप में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए करेंगे। जो हमने डीएनए ऑब्टेन किया है, डीएनए इन प्योर फॉर्म, उस डीएनए के क्या किए जाएंगे, फ्रेगमेंट्स, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। जो एंजाइम्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस, दे आर आल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स के साथ उनके क्या करेंगे, हम फ्रेगमेंट्स करेंगे। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस आर ऑफ टू टाइप्स। इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसेस। जो एक्सोन्यूक्लियसेस है, दैट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम डीएनए टर्मिनली। तो वो बिल्कुल एंड से क्या कट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कट करता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारा डीएनए है, इसके ऊपर कोड लगा हुआ है ए टी जी सी टी ए, जो भी लगा हुआ है कोड। तो ये क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियसिस एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना शुरू कर देगा। पहले ये वाला न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा, फिर ये वाला न्यूक्लियोटाइड, फिर ये वाला न्यूक्लियोटाइड, फिर ये वाला न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से ये टर्मिनली कट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करता जाएगा। लेकिन हमें एक्सोन्यूक्लियसिस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होते हैं, एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को कट कर सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में क्या होना जरूरी है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना जरूरी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस द एंडोन्यूक्लियस कांट वर्क। एंडोन्यूक्लियस सिर्फ कटिंग कहां से करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर जाके। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स सेम रीड करते हैं आगे से भी और पीछे से भी। जैसे मैडम है या मलयालम वर्ड है, मलयालम, तो चाहे आगे से रीड करो चाहे पीछे से रीड करो, तो ये मलयालम या मैडम ही रहेगा। या नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 3 2 1, तो ये नंबर आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, तो ये सेम रहेगा। उसी प्रकार से कई बार डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी होते हैं जिनके ऊपर सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट की दो पोलैरिटीज होंगी, एक 3 प्राइम 5 प्राइम,
एक 5 प्राइम 3 प्राइम। अगर हम पोलैरिटी को सेम रखें, मान लो ऊपर वाले स्ट्रैंड को रीड कर रहे हैं फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, GAATTC। अगर हम नीचे वाले स्ट्रैंड को भी रीड कर रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो भी कोड क्या आ रहा है, GAATTC। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसके ऊपर एंडोन्यूक्लियस काम करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस वर्क करते हैं। किस प्रकार से वर्क करते हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर एक एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा है, EcoR1। अब EcoR1 की फुल फॉर्म हम बाद में डिस्कस करते हैं। EcoR1 कहां से कट करता होता है डीएनए को, 3 प्राइम एंड की तरफ से, जहां पे भी इसको ये वाला सीक्वेंस मिल गया GAATTC, तो इसके GA के बीच में कट लगा देगा, इसके GA के बीच में कटिंग कर देगा डीएनए। इसी प्रकार से इस तरफ से ये रीड करेगा 3 प्राइम एंड की तरफ से, और G और A के बीच में क्या कर देगा, ये कटिंग कर देगा। क्लियर। और कटिंग करके कितना फ्रेगमेंट रिमूव हो जाएगा, ये वाला सारा फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव। ये वाला सारा फ्रेगमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये सारा फ्रेगमेंट रिमूव हो गया, तो हमारे पास अब डीएनए क्या बचा, सिर्फ हमारे पास क्या बचा कि ऊपर वाले स्ट्रैंड में सिर्फ G बचा और नीचे वाले स्ट्रैंड में C के साथ क्या पड़ा है, T A A। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का डीएनए क्या रह गया, एंड में रह गया। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या ये वाले सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड सीक्वेंस। इट मींस EcoR1 ने जो डीएनए को कट किया उसके कारण क्या बन गया, स्टिकी एंड्स बन गए, स्टिकी एंड बन गया यहां पे। क्लियर। अब अगर यही न्यूक्लियोटाइड, यही एंजाइम हम वेक्टर के डीएनए को कट करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे, तो उसमें भी सेम स्टिकी एंड बनेगा, ताकि दोनों स्टिकी एंड्स को जोड़ना क्या हो जाए, से आसान हो जाए। कई बार क्या होते हैं मान लीजिए ये कोड है GAATTC, डीएनए था यही वाला GAATTC वाला। अगर मान लीजिए कि ये एंजाइम A और T के बीच में से कटिंग करता, A और T के बीच में से कटिंग करता, तो क्या होना था कि इतना इतना फ्रेगमेंट्स रिमूव हो जाता। इतना इतना फ्रेगमेंट क्या हो जाता, रिमूव हो जाता सारा। तो यहां पे सिर्फ क्या बचता है, GAA और CTT, और दोनों ही अनपेयर्ड नहीं है, कुछ भी यहां पे अनपेयर्ड नहीं है। तो यहां से जो एंड बनता उस एंड को क्या बोलते हैं हम, ब्लंट एंड या फिर फ्लश एंड। क्लियर। अब एंडोन्यूक्लियसिस को यूज करके हमने डीएनए के क्या कर देने हैं, फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए इन प्योर फॉर्म था, कंप्लीट डीएनए था, उस डीएनए के क्या कर दिया हमने, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए, उस डीएनए के क्या बना दिए, फ्रेगमेंट्स। लेकिन ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स रैंडम नहीं है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स रैंडम नहीं है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या बनते हैं, रैंडम। यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या बनते हैं, रैंडम। लेकिन यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स रैंडम नहीं बनेंगे। अब रैंडम फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये डीएनए है, इसके ऊपर कोई कोड लगा हुआ है, जो भी है व्हाटसोएवर, तो एक जीन कहां से लेके कहां तक है, मान लीजिए एक जीन इतनी है, सेकंड जीन कितनी है, यहां से लेके यहां तक है, थर्ड जीन कहां से लेके कहां तक है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक है थर्ड जीन, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर जीन वाइज कटिंग हो रही है कि यहां से लेके डीएनए कट हुआ यहां तक, फिर डीएनए यहां से लेके कट हुआ यहां तक, फिर डीएनए यहां से लेके कट हुआ यहां तक, तो वो रैंडम फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे,
वो फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स। क्लियर? तो जो रैंडम फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो जीन वाइज नहीं बनते, यहां पे रैंडम फ्रेगमेंट्स नहीं है, यहां पे जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे दैट वुड बी जीन वाइज फ्रेगमेंट्स, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहां पे फ्रेगमेंट्स बने थे रैंडम फ्रेगमेंट्स, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा डीएनए है, वही वाला दिखा रहा हूं आपको, ये वाला डीएनए था। क्लियर? इसके अंदर रैंडम फ्रेगमेंट्स नहीं बने, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स बने हैं। रैंडम फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि यहां से कट होना शुरू हो गया और यहां तक कट हो गया, यहां से कट होना शुरू हो गया और यहां तक कट हो गया, यहां से कट होना शुरू हुआ और यहां तक कट हो गया। तो ये जीन वाइज कटिंग नहीं हुई, ये रैंडम कटिंग है, रैंडम कटिंग। अगर जीन वाइज कटिंग नहीं हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम कटिंग। क्लियर? तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने जीन वाइज कटिंग की है, फ्रेगमेंट्स वाइज, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स बनाए हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय जीन वाइज। ओके, तो नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड isolation of gene of interest। ये हमारा थर्ड स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन करना, आइसोलेट करना जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो कैसे करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एंड आइसोलेशन किस प्रकार से करते हैं, बाय यूजिंग अल्यूशन टेक्निक। तो अब हम दोनों टेक्निक्स को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एक ग्लास की प्लेट्स होती हैं, एक चैम्बर होता है, एक ग्लास की प्लेट ऊपर है और एक ग्लास की प्लेट इसके नीचे लगी हुई है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ग्लास की प्लेट्स का, कांच की प्लेट्स। इन दोनों कांच की प्लेट्स, जो ऊपर वाली कांच की प्लेट है और जो नीचे वाली कांच की प्लेट है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। उस गैप के अंदर एक जेल फिल की हुई है जिसका नाम क्या है, अगैरोस जेल। यहां पे एक तरफ क्या होंगे, इनलेट चैम्बर्स होंगे, इनलेट चैम्बर्स, इनलेट चैम्बर्स। जिस तरफ इनलेट चैम्बर्स होते हैं उस तरफ एक इलेक्ट्रोड लगी होती है जिसको कौन सा करंट दिया होता है, नेगेटिव, दैट इज कैथोड। और इसके ऑपोजिट एक इलेक्ट्रोड लगी होगी जिसको क्या करंट दिया हुआ है, पॉजिटिव, दैट इज एनोड। क्लियर? अब ये इनलेट चैम्बर्स के अंदर हमने क्या इंसर्ट करना है, जो हमारे जीन वाइज फ्रेगमेंट्स बने थे सेकंड स्टेप के अंदर, जीन वाइज फ्रेगमेंट्स बने थे, उनको हम क्या करेंगे, इनके अंदर इंसर्ट करेंगे। क्योंकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड। वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। तो नेगेटिव डीएनए को कैथोड क्या करेगी, रिपेल, और एनोड क्या करेगी, अट्रैक्ट। तो इसके अंदर जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इसके ऊपर अलग अलग वे से क्या हो गए, अरेंज हो गए। जो सबसे हल्का होगा वो बिल्कुल एनोड के पास पहुंच जाएगा और जो हैवियर होगा वो कैथोड के पास ही रह जाएगा। क्लियर? तो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या हो गया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे वो अलग अलग हो गए, वो आइसोलेट हो गए, सॉरी आइसोलेट क्या गया, वो अलग अलग हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने हमारा करंट बंद कर देना है। हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो चुके हैं,
अलग अलग हो चुकी हैं। अब इसके बाद ऊपर वाली प्लेट को उतार के इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अथ्रीडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करना है। अथ्रीडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करने से दो चीजें होंगी। फर्स्ट क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स हैं, दैट वुड बी विजुअलाइज्ड अंडर अल्ट्रावायलेट रेस एज ऑरेंज बैंड्स, एज ऑरेंज बैंड्स। तो उनको हम देख सकते हैं, जब यूवी रेज फॉल करवाएंगे तो उनके ऑरेंज बैंड्स बन जाएंगे। तो यहां पे क्या बन जाएंगे? ऑरेंज बैंड्स बन जाएंगे जीन्स के ऊपर, ये दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी जीन्स विजिबल हो जाएंगी प्रॉपरली। क्लियर है ना? तो एथ्रीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने से ये विजुअलाइज हो जाएंगी, दिख जाएंगी हमें कि कहां कहां पे जीन्स पड़ी हैं। ओके, देन उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड जो फंक्शन होता है एथ्रीडियम ब्रोमाइड का, वो क्या होगा कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, वो फ्रेगमेंट्स क्या थे? डबल स्ट्रैंडेड। वो क्या थे? डबल स्ट्रैंडेड। तो एथ्रीडियम ब्रोमाइड डालने से वो क्या हो जाएंगे? उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो सिंगल स्ट्रैंडर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। क्लियर? अब इसके बाद हमने सर्दन ब्लॉटिंग करनी है। सर्दन ब्लॉटिंग एक टेक्निक है। सर्दन ब्लॉटिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक नायलॉन की शीट लेके, एक नायलॉन की शीट लेके, मान लीजिए ये क्या है? नायलॉन की शीट। नायलॉन की शीट लेके इसको इसके ऊपर प्रेस करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। तो इसके ऊपर नायलॉन की शीट को रख दिया। नायलॉन की शीट को प्रेस करने से क्या होगा? जो डीएनए के फ्रेगमेंट सिंगल स्ट्रैंडेड रह गए थे, एक एक स्ट्रैंड इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। एक एक स्ट्रैंड नायलॉन शीट के ऊपर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जो ये नायलॉन शीट है, इसको हम एक लिक्विड के अंदर डिप करते हैं। एक लिक्विड के अंदर, एक लिक्विड कंटेनर होता है, उस लिक्विड कंटेनर के अंदर क्या लिया होता है? रेडियो एक्टिव प्रोब्स। क्या लिया होता है उसके अंदर? रेडियो एक्टिव प्रोब्स। रेडियो एक्टिव प्रोब्स का मतलब क्या होता है? उसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव है। जब इस नायलॉन शीट को इसके अंदर डिप करेंगे, नायलॉन शीट को इसके अंदर क्या कर दिया? डिप कर दिया। तो नायलॉन शीट के ऊपर क्या था? सिंगल स्ट्रैंड्स थे, तो वो सारे क्या बन जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि एक एक स्ट्रैंड तो उनके पास ही था और एक एक स्ट्रैंड किससे बन गया? रेडियो एक्टिव प्रोब्स से बन गया। क्लियर? अब हम नायलॉन शीट को दोबारा से बाहर निकालेंगे। नायलॉन शीट को दोबारा से बाहर निकाल के उसके ऊपर डबल स्ट्रैंडर्ड्स बन चुके हैं। उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। इस नायलॉन की शीट के ऊपर, इस नायलॉन की शीट के ऊपर एक्सरे फिल्म, एक्सरे फिल्म प्रेस करेंगे। मान लीजिए ये क्या है? एक्सरे फिल्म। इस एक्सरे फिल्म को इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इस एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रेस करने से क्या होगा कि एक्सरे की फिल्म के ऊपर बैंड्स बन जाएंगे, बैंड्स। किस कारण? ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव प्रोब्स। क्लियर? तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर से, मान लीजिए ये क्या थी? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। ये क्या थी? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सरे फिल्म के ऊपर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि नायलॉन शीट के ऊपर ये वाली थी, नायलॉन शीट के ऊपर ये वाली थी।
तो यानी कि ये कहां से आई थी, यहां से आई थी, तो ये क्या होगी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट का पता चल चुका है कि ये वाली क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, इसको एल्यूशन मेथड लगा के क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता चल गया, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, हमने एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो किस प्रकार से किया जाता है, सिंपली सबसे पहले इतना पीस यहां से कट कर लेंगे हम, इतना पीस कट कर लिया, लेकिन उस पीस के अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो उसके अंदर है, ओके है, लेकिन साथ में कुछ अगैरोस जेल भी आ चुकी है। अब हम एल्यूशन टेक्निक में क्या करते हैं, एल्यूशन टेक्निक में हम हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक मतलब पहले गर्म करेंगे, हीट अप करेंगे और इमीडिएटली कूल डाउन कर देंगे, ठंडा कर देंगे उसको। तो सिर्फ इतना हीट अप करना है कि जो अगैरोस जेल है, जो अगैरोस जेल है वो सारी क्या है, यहां से मेल्ट डाउन हो जाए, और इतनी जल्दी से ठंडा कर देना है कि हीट के कारण हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोई डैमेज ना हो, कोई डैमेज ना हो। तो फाइनली हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, आइसोलेट। तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें मिल चुकी है। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम फोर्थ स्टेप की तरफ चलेंगे। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आई है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इसके ऊपर सीधा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दे और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमारे पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगी। हमें शुरू से क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टअप करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर हमारे पास दोबारा से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पीसीआर, पीसीआर। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक लगा के हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 30 साइकिल्स रिपीट करने से हमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट से 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? तो पीसीआर टेक्निक कैसी होती है, पीसीआर टेक्निक में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, प्राइमर अनीलिंग, प्राइमर अनीलिंग। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन। जो डीनेचुरेशन होता है दैट अकर्स एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड, प्राइमर अनीलिंग occurs at 50 degree centigrade to 60 degree centigrade temperature, while extinction occurs at 74 degree centigrade temperature. तो यानी कि कभी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कभी टेम्परेचर रिड्यूस करना है। पीसीआर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, रेप्लिकेशन ही हो रही है, रेप्लिकेशन।
तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इतना टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकता जितना इसको चाहिए, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे हमें एक और तरह का एंजाइम चाहिए था। तो वो एंजाइम हमने कहां से लिया? एक बैक्टीरिया से लिया, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से लिया। थर्मस एक्वाटिकस के पास वो कौन सा एंजाइम है? उसका नाम क्या है? टैक पॉलीमरेज। टी मतलब थर्मस, AQ मतलब एक्वाटिकस। तो टैग पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया हमने थर्मस एक्वाटिकस के अंदर से, और इसको यूज किया हमने अपनी पीसीआर टेक्निक के अंदर। टैग पॉलीमरेज इज टेम्परेचर रेजिस्टेंट, इसके ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं होता। क्लियर? अब सब पीसीआर के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या बनानी है? कॉपीज बनानी है। तो मान लीजिए ये क्या है? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, G A T C T A G whatsoever। जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे C होगा, A के ऑपोजिट T होगा, T के ऑपोजिट A, C के ऑपोजिट G, T के ऑपोजिट A के ऑपोजिट T और G के ऑपोजिट C। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के अंदर क्या होगा? इसका सीक्वेंस होगा। इनके बीच में क्या बने हुए हैं? बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? डीनेचुरेशन, कि जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना है बीच में से। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। अब इसके बाद प्राइमर अनीलिंग का मतलब क्या होता है? कि G के ऑपोजिट यहां पे क्या लेके आना है? C, A के ऑपोजिट यहां पे क्या लेके आना है? T, T के ऑपोजिट यहां पे A। तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड आके लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं? प्राइमर अनीलिंग। और उसके बाद एक्सटेंशन, आगे के आगे चल रहा है काम। T के बाद A, C के ऑपोजिट G, A और G जुड़ जाएंगे। T के ऑपोजिट A, G और A जुड़ जाएंगे। A के ऑपोजिट T, A और T जुड़ जाएंगे। G के ऑपोजिट C। तो ये बन गया हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड। अब नीचे की तरफ क्या होगा? जो नीचे की तरफ है वो भी ऐसे चल रहा है कि C के ऑपोजिट G सबसे पहला, फिर T के ऑपोजिट A, फिर A के ऑपोजिट T, फिर G के ऑपोजिट C, फिर A के ऑपोजिट T और T के ऑपोजिट A, C के ऑपोजिट G। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए कि इनकी कोडिंग और इनकी कोडिंग सेम टू सेम है। GC GC, AT AT, TA TA, CG CG, TA TA, AT AT और GC GC। इट मीन्स क्या हो गया? हमारी एक कॉपी से दो कॉपीज बन गई, एक साइकिल क्या हो गया? पूरा। इसी प्रकार से 2 से 4 सेकेंड साइकिल, 4 से 8 थर्ड साइकिल, 8 से 16, 16 से 32, फिर 64। तो इस प्रकार हमने कितने साइकिल्स चलाने हैं? 30 साइकिल्स। 30 साइकिल चलाने से क्या होगा? 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट की अप्रोक्सीमेट 1 बिलियन कॉपीज तैयार हो जाएंगी। तो ये था हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप से हम कल करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपका तो आप पूछ सकते हो।